अगले मुद्दे पे मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। पार्टी और इन कैंडिडेट्स के मुद्दों को लेकर के इनके जो ब्रह्मास्त्र है जो इनकी जीत में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा मुद्दा है चिर परिचित हिंदुत्व, विकास और मोदी की गारंटी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए को लेके आई है, पीडीए, महंगाई और बेरोजगारी। मायावती का वैसे तो स्थायी तौर पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वजन हिताय, वो पुरानी वाली बात कहते हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो आप कौन से मुद्दे को अधिक सक्रिय, अधिक पैनापन मानते हैं कि यह मुद्दा इस पार्टी के उम्मीदवार को एज दिलाने की स्थिति में? बताइए सर। भाजपा के मुद्दे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि पीडीए वाली तो बात जो है वो पीछे छूट गई। पीडीए वाली बात इस सीट पर भी आशु जी ने उस पर कई बार लिखा भी है कि जो पीडीए का फार्मूला लेकर आए थे वो कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं। तो वो क्या कहेंगे इसके लिए? वो पूरे प्रदेश को मिलाकर पीडीए कहते हो तो अलग बात है। अगर हम लोकसभा गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पीडीए नहीं। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला जो नारा है वो नारे में बहुत अच्छा। टिकट वहीं दिया जाता है कि समीकरण क्या बन रहा है, और समीकरण केवल एक ही चीज पर आधारित है, वो जाति, और कोई चीज समीकरण नहीं है। समीकरण जो है, आशु जी मेरी बात से सहमत होंगे कि समीकरणों की बात जहां कही जाती है वहां मुद्दे पीछे छूट जाते हैं कि नारे क्या लग रहे हैं। उस चीज पे हम जाति और पूरा आंकड़ों पे आएंगे, सिर्फ जो इनके नारे हम, मैं वही कह रहा हूं कि भाजपा के नारे, वो हिंदुत्व का नारा हो, अयोध्या मंदिर, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, 370 का मसला हो, उन सबको लेकर अभी भी जनता में थोड़ी सी आकर्षण बचा हुआ है। अच्छा। लेकिन पीडीए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला जो है वो मामला, मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में कहीं उसकी अपील है। कहते वो जरूर है, नारा खूब लगाते हैं, लेकिन इन नारों की कोई अपील बहुत ज्यादा है नहीं। यानी कि पार्टी के मुद्दों के आधार पर आप बीजेपी को एज देते हैं, बीजेपी उम्मीदवार को एज देते हैं। बीजेपी के पास नारे भी हैं और उसके पास बताने के लिए कुछ काम भी है, ऐसा नहीं है। चलिए, इसी बिंदु पर मैं आशु जी के पास पहुंचता हूं। आशु जी, जैसा कि पार्टी के मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व, राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, विकास, मोदी की गारंटी, इसी तरह समाजवादी पार्टी का पीडीए, महंगाई, बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, इसी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी के भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस तरह के, और बीजेपी पर भ्रष्टाचार और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर है। तो कौन सा मुद्दा किस उम्मीदवार के पक्ष में कहां दिखाई देता है, या कौन सा मुद्दा किस उम्मीदवार को पक्ष में मजबूत करता दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है कि इस साल की जब शुरुआत हुई तो भाजपा के पक्ष में एक बड़ा माहौल था, क्योंकि 500 सालों की तपस्या पूरी होने जा रही थी एक समाज की, बहुसंख्यक वर्ग की, और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था। वो हिंदुत्व का चरम था, मतलब आपने वो हाइट अचीव कर ली जो आप कर सकते। ऐसे में ये माना जा रहा था कि चुनाव उसके एकदम 1 महीने बाद हो जाएगा। लगातार ये आरोप भी थे कि भाजपा जो है राम के नाम पर इसको करना चाहती है। लेकिन भाजपा के साथ एक परेशानी है जो इसके रणनीतिकार है, जब ये थोड़े से ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ये लिबरल हो जाते हैं। जैसे ही भाजपा स्ट्रांग होती है उनको कांग्रेस पैटर्न पसंद आने लगता है, साम्यवादी, समाजवादी, सबको साथ लेके चलना। ये काम उन्होंने 2004 में भी किया था, आपको याद होगा, इंडिया शाइनिंग का नारा था, और उसमें संघ ने एकदम अपने पांव पीछे खींच लिए, जिसके बाद वाजपेयी जी की सरकार चली गई। ऐसा ही कमोबेश, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे नहीं पता राजेश जी कितना सहमत होंगे, लेकिन
जब अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, देखिए उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो पीडीए के नारे को चला नहीं सकते, लेकिन अगर आप 1999 से लेके आज तक का चुनाव देखेंगे तो जिसके साथ ओबीसी वर्ग ज्यादा जाता है वो पार्टी एक विनिंग फैक्टर में आती है। 2004 तक भाजपा को सिर्फ 24 या 23% ओबीसी का वोट मिलता था, जो 14 में एकदम 34% और 19 में 43% हो। ये जो पीडीए का नारा है ये वापस उस ओबीसी को अपने साथ लाने की रणनीति थी, लेकिन अखिलेश यादव, क्योंकि उनके पास मुस्लिम और यादव समीकरण तो पहले ही है, तो उन्होंने उसमें दलित और जोड़कर उसको ओबीसी के सहारे बनाने की कोशिश की। लेकिन भाजपा के साथ क्या परेशानी हो गई है कि भाजपा में कहीं ना कहीं जब आप उनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो मुझे उनका घोषणा पत्र पढ़ने के बाद पहली बार ये लगा कि ये भाजपा का घोषणा पत्र नहीं। उसमें कमोबेश वही बातें थी जो आज से 15 साल पहले कांग्रेस लिखती थी। हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम इनको इतना ये देंगे, हम इनको ऐसा करेंगे। यहां तक कि जो भाजपा का जो मूल वोटर है, देखिए जो भाजपा का मूल वोटर है वो हिंदुत्व का वोटर है, उसकी अपेक्षा ये थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में श्री कृष्ण जन्मभूमि को शामिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को छोड़ दिया। उनका जो मूल मोटिव रहा वो यूसीसी और कॉमन सिविल कोड पे रहा। उससे क्या हुआ कि ये मुद्दे जो है ना, इनको लोगों ने मान लिया है कि ये यूसीसी भी आ जाएगा देर सवेर और कॉमन सिविल कोड भी आ ही रहा है, क्योंकि आप स्टेट में कर रहे हैं कई जगह। उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन, इसको आप मुद्दे के तौर पे आम आदमी को नहीं समझा सकते। आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से ना कोई वो है, क्या कहते हैं, लगाव है, ना उसको ये लगता है कि इससे कोई फायदा नुकसान हो रहा है। बीजेपी के पास 2019 में भी आप देखेंगे तो जो पुलवामा के बाद राष्ट्रवाद का एक ज्वार उठा, उसने बीजेपी को बहुत घेर दिया। पहले फेज के फौरन बाद जैसी पोलिंग कम हुई, क्योंकि ये जो पोलिंग कम होने की बात है बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा कि उन्हें लगा कि उन्होंने गलती कर दी है। इसीलिए आप बीते 8-10 दिन में ये देख रहे होंगे कि चुनाव फिर से हिंदू मुसलमान पे आ गया, फिर से हिंदुत्व की बातें होने लगी हैं। फिर से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर तुमने हमें नहीं बुलाया, इनको बुला लिया, तो ये तुम्हारे मंगलसूत्र बिकवा कर उनको दे देंगे जिनके 6-6 बच्चे हैं। तो हमको मुद्दे की समझने की ये जरूरत है कि भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कांग्रेस की तरह लिबरल होने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनका कोर वोटर है उसने उनकी पूंछ पकड़ के वापस उन्हें कह दिया है कि हिंदुत्व पे आओ और नहीं तो वापस जाओ। तो भाजपा अगर अब भी उसको लगातार प्रेजेंट करेगी तो उनके लिए फायदा है। बाकी आप बताएंगे। समाजवादी पार्टी और बसपा पे भी जरा प्रकाश डालिएगा आंसू। देखिए समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि वो पीडीए लाए तो ओबीसी वोटर को काउंटर करने के लिए, लेकिन उनके पास ओबीसी सॉरी पीडीए को परिभाषित करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहां पर वो सीना ठोक के ये कह सकें कि हमने इसको लागू किया। गौतम बुद्ध नगर जैसी सीट पर अगर वो किसी दलित को टिकट देते, उनके बसपा के पास बारे में बसपा के उनके बारे में पास हाँ उनके पास ओबीसी में भी सिर्फ एक समुदाय की बात थी। उन्होंने ओबीसी के किसी समुदाय की बात नहीं करी। ओबीसी में उन्होंने जो यहाँ के समुदाय के बड़े नेता हैं उनकी बात की। तो उनका जो पीडीए है, आप देखिए मेरठ में क्या हुआ। जैसे ही मेरठ में भानु प्रताप सिंह का टिकट घोषित हुआ, उसका विरोध अलग तरीके से करना शुरू कर दिया गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जहां पे दलित वोटों को आप साधना चाहते थे, वहां पे आपका पीडीए फेल है। और उसका कारण अखिलेश यादव के जो नेता हैं, ओबीसी नेता वो हैं। इसके चलते ना अखिलेश यादव ओबीसी को साध पा रहे हैं ना दलित को। अब मायावती की बात हम करते हैं तो देखिए मायावती की जो रणनीति है वो कभी भी किसी मुद्दे को लेकर बातें करने की नहीं है। मायावती का एक बिल्कुल पैकेज है। आपको हम टिकट दे रहे हैं, हमारे पास हमारा इतना कैडर है, हमारे SC ST वोट का जो एक सर्टेन है, और इसके बाद आपको चुनाव लड़ना है, आप अपने मुद्दे कैसे भी लाओ। इसलिए आप कमोबेश जहां जहां देखेंगी तो मायावती लगातार सवर्ण जाति के लोगों को टिकट देकर
ये बार्गेनिंग कर रही हैं कि हमारा कैडर हमारे साथ है, तुम अपने वाले ले आओ। इसीलिए गौतम बुद्ध नगर में जो बसपा प्रत्याशी हैं वो लगातार, वो किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि क्षत्रियों का अपमान हुआ है। क्षत्रियों का अपमान गौतम बुद्ध नगर में तो हुआ नहीं। तो ये जो एक समीकरण है बीएसपी की रणनीति वहां पर, तो मुद्दे पे ये तीनों पार्टियां अपने अपने वर्ग से संघर्ष कर रही। इसी बिंदु पर मैं अपना पक्ष रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे, हिंदुत्व, राम मंदिर, धारा 370, विशेष रूप से 3 तलाक को लेकर के मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो एक प्रभाव है, और मोदी की गारंटी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी कितनी होगी तो चुनाव परिणाम के बाद आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दे जनता को क्लिक कर रहे हैं, जनता को पसंद आ रहे हैं, जनता इनकी तरफ आकर्षित हो रही है। जहां तक पीडीए की बात है तो पीडीए को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के द्वारा 3 समुदायों के गठन को अंक गणित मान करके विजय सूत्र मान लिया है, जबकि चुनाव के अंदर 1 और 1 2 न होकर 11 हो जाते हैं। और इस बात को अखिलेश यादव शायद जो चुनावी केमिस्ट्री है उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे राजेश जी कह रहे थे, जैसे राजेश जी ने कहा, आशु जी ने कहा, जैसे राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जैसा राजेश जी ने कहा, आशु जी ने कहा कि यहाँ पर पीडीए जमीनी स्तर पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो MY फैक्टर का एक नया वर्जन पीडीए लेकर आए हैं। इसमें डी को यदि देखा जाए तो डी को नाम मात्र के लिए जरूर शामिल किया है, लेकिन उसका समायोजन कितना हो पाया यह कहना भी संभव नहीं है। और मायावती की यदि बात करें तो मायावती का अभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पुराना नारा पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे 2 चुनावों में इसकी हमने देखा क्या व्यथा रही इसके साथ, ऐसे ही कोई बहुत बेहतर संभावना इस लोकसभा चुनाव में भी दिखाई नहीं देती है। तो मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार एज की स्थिति में दिखाई देते हैं।